दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर एक सरकारी सजी सजाई गाड़ी से निकल करके अपनी ऑफिस जा रहा था, अपने थाने जा रहा था। दोस्तों वो थाने जा ही रहा होता है कि रास्ते में अचानक एक बूढ़ी बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग महिला उसके गाड़ी के सामने आ जाती है और जो ड्राइवर होता है बार बार अपनी सीटी बजा रहा था, लेकिन वो जो महिला थी वो उस गाड़ी के सामने से बगल होने में असमर्थ थी। दोस्तों ये सब कुछ देखते हुए जो ड्राइवर था वो उस बूढ़ी महिला के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुझे दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम हो कि बगल होने का नाम नहीं ले रही हो। दोस्तों जो आईपीएस ऑफिसर था वो अपने ड्राइवर को चुप कराता है और कहता है कि थोड़ा शांत रहो, मैं इससे जा करके बात करता हूँ। दोस्तों फिर आईपीएस ऑफिसर उस गाड़ी के गेट को खोलता है और बूढ़ी महिला के पास जाकर के बड़े ही प्यार से और बड़े ही सरल लहजे में कहता है कि माँ क्या हुआ, आप इस गाड़ी के सामने आकर के खड़ी हो गई हो, आप बगल हो जाओ क्योंकि मुझे थाने जाना है और ढेर सारा काम आज के ही डेट में मुझे कंप्लीट करना है, मुझे देर हो रहा है, तो आप कृपया करके बगल हो जाइए। दोस्तों वो जो बूढ़ी महिला थी वो बड़े ही प्यार से कहती है कि बेटा मैं तो बस बगल ही होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पैर जवाब नहीं दे रहे हैं और सामने से तेज रफ्तार में आ रही गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा डर है कि कहीं वो मेरा टक्कर मार करके एक्सीडेंट ना कर दें। दोस्तों फिर वो जो आईपीएस ऑफिसर होता है वो उस बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ता है और उस रोड को उस पार करा देता है। दोस्तों वो बूढ़ी महिला जब से उस आईपीएस ऑफिसर को बेटा कह के पुकारी थी, तब से जो आईपीएस ऑफिसर था उसके दिमाग में हर समय हर पल उसी बूढ़ी महिला का जो चेहरा है वो दौड़ने लगता है और हमेशा उसी चेहरे को याद कर करके वो रोए जा रहा था। दोस्तों 2 हफ्ते बीत जाता है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर के सर से और उसके आंखों से उस बूढ़ी माँ का जो चेहरा था वो धुंधला हो ही नहीं रहा था। दोस्तों ये बार बार सोच रहा था कि आखिर उस बूढ़ी महिला से मेरा कौन सा संबंध है और मेरा कौन सा रिश्ता है और किस रिश्ते की वजह से आज वो मेरे दिमाग में लगातार 1 हफ्ते से उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल माँ की तरह ही चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूँ एक बहुत ही अनोखी और मजेदार कहानी के अंदर। दोस्तों इस कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक कहानी है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये कहानी मैं शुरू करूं, लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद लेते रहो। दोस्तों ये जो कहानी है आज से लगभग 18 साल पहले की है। दोस्तों 18 साल पहले एक परिवार में 4 बच्चे और माता पिता रहा करते थे। दोस्तों जो उसके पिता थे वो एक बड़ी सी कंपनी में मेहनत मजदूरी का काम करते थे और जहां से उनको जो कुछ पैसे मिलता था घर का खर्चा चलता था। दोस्तों इन चारों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। 4 बच्चे और माता पिता, एक पूरा संपूर्ण परिवार था और पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन दोस्तों कहते नहीं हैं कि समय बहुत बलवान होता है और समय के चलते एक दिन उसका जो पिता होता है इन 4 बच्चों का काम करके घर वापस आ रहा था और एक ट्रक जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों जब मौके पर वो मर जाता है तो उसकी जो सूचना होती है उसके घर पहुंचती है और जैसे ही उसकी पत्नी को ये खबर मिलती है कि उसके पति का रोड एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई है, मानो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है और वो जीते जी इस शरीर से आत्मा को त्याग देती है। दोस्तों वो तो जी रही थी, लेकिन वो बिल्कुल मर चुकी थी और उसके शरीर में अब कहीं पर भी जरा सी खुशी और जरा सा भी उसके उस शरीर में उमंग नहीं रह गई थी। दोस्तों वो बिल्कुल भोली और बिल्कुल दुखी आत्मा की तरह अपने 4 बच्चों को पालती और पोसती। दोस्तों 1 साल तक तो वो कुछ पैसे जो उसके पास थे उन्हीं की वजह से वो अपने बच्चों को पालती पोसती बड़ा करती रही।
लेकिन जैसे ही घर का सारा सामान और सारी प्रॉपर्टी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है, तो वो भी बेचारी बिल्कुल बेसहारा हो जाती है। दोस्तों, अब वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी खाना-पानी देने के लिए भी तरस जाती है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे कि जिस वजह से वो अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी करा सके। दोस्तों, चारों बच्चे जो कि अभी बिल्कुल छोटे थे और वो हमेशा अपनी माँ से एक ही सवाल किया करते थे कि माँ, पापा कहाँ गए हैं? और जब से पापा गए हैं तब से तू ना तो ठीक से खाना खिलाती है, ना तो हम लोगों को मेला देखने के लिए पैसे देती है और ना ही हम लोगों को चिज्जी खाने के लिए पैसे देती हो। दोस्तों, वो जिसकी माँ थी वो बड़ी ही भोली थी और बड़े ही दुखी स्वर में कहती है कि पापा तुम्हारे बड़ी ही दूर हम लोगों से चले गए हैं। जब से वो गए हैं तब से ना तो उन्होंने अपनी कोई खबर दी है और ना ही हम लोगों की खबर लेने के लिए कभी भी घर पर आए हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब उस घर के अंदर वो जो माँ होती है बड़ी ही लाचार हो जाती है, बड़ी ही बेसहारा हो जाती है। ना तो आज उस घर में एक भी रुपए था और ना तो एक भी दाना था। दोस्तों, बच्चे भूख से व्याकुल थे, भूख से तड़प रहे थे, लेकिन वो माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। दोस्तों, वो बच्चे बार-बार अपनी माँ से भोजन की मांग करते हैं और कहते हैं कि माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, क्योंकि मेरे पेट में 2 दिन से एक भी अन्न नहीं गया है और हम लोग भूख से तड़प रहे हैं। दोस्तों, वो जो माँ होती है अपने बच्चों की भूख को देख करके उसे बर्दाश्त नहीं होता है और एक बहुत ही अहम कदम उठा लेती है। दोस्तों, वो अपने बच्चों को सभी को अपने साथ लेती है और अपने आँख में आंसू ले करके उन बच्चों को अनाथ आलय में छोड़ने का फैसला ले लेती है। और ये मन ही मन सोच रही थी कि अगर बच्चों को उस अनाथ आलय में छोड़ दूंगी तो कम से कम उनको भरपेट भोजन तो मिल जाएगा और फिर जब भी मेरे पास कुछ स्थिति ठीक होगी तो मैं अपने बच्चों को उस अनाथ आलय से अपने पास रख लूँगी। दोस्तों, वो ये नहीं चाह रही थी कि उसके बच्चे उसकी गोदी से दूर हो जाएं और अनाथ आलय में जा कर के अपनी ज़िंदगी बिताएं, लेकिन वो उनकी भूख और उनकी तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उनको अपने साथ लेकर के अनाथ आलय चली जाती है। दोस्तों, एक अनाथ आलय में जाने के बाद वो दरवाजे को खटखटाती है और अनाथ आलय के जो कर्मचारी होते हैं वो बाहर आते हैं। दोस्तों, बाहर आने के बाद वो उनसे अपनी पूरी घटना सुनाती है और पूरी घटना सुनाने के बाद वो वहीं रोने लगती है और कहती है कि कुछ दिन के लिए हम अपने बच्चों को इस अनाथ आलय में छोड़ करके जा रही हूँ। जैसे ही मेरी स्थिति थोड़ी सी ठीक होगी, मैं अपने बच्चों को फिर से इस अनाथ आलय से अपने पास रख लूँगी। दोस्तों, जो अधिकारी थे उसका नाम लिखते हैं, उसके बच्चों का नाम लिखते हैं और अपने अनाथ आलय के अंदर उनको जगह दे देते हैं। दोस्तों, वो जो माँ थी वो ये नहीं चाह रही थी कि उसके बच्चे उससे जुदा हो जाएं, लेकिन वो करती भी क्या, जब तक वो अपनी स्थिति को सुधारती नहीं तब तक वो अपने बच्चों को अपने पास रखना भी मुनासिब नहीं समझ रही थी। दोस्तों, वो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से चूमती है और उनके चेहरे को दुलार रही थी और उनके कान में एक ही बात बोल रही थी कि बेटा, स्थिति और परिस्थिति ही ऐसी है जिस वजह से हम तुमको यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। जैसे ही हमारी स्थिति सही होगी हम फिर से तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। दोस्तों, 3 बच्चे तो बेहद ही छोटे थे, जिनको कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो बड़ा बेटा था जिसका नाम अमित था वो लगभग 5 वर्ष का था और वो ये समझ रहा था कि उसकी माँ उसे अनाथ आलय छोड़ करके सदा सदा के लिए जा रही है। दोस्तों, वो ये अपनी माँ से कह रहा था कि माँ, किस जन्म का बदला ले रही हो हम लोगों से? हम लोग तुम्हारे ही साथ रहना चाहते हैं, भले ही हमको भोजन ना मिले, लेकिन कम से कम तुम्हारे आंचल का प्यार और तुम्हारी ममता तो हमको मिलेगी ही, हम उसी से अपना गुजर बसर कर लेंगे।
लेकिन जो माँ थी वो ये नहीं चाह रही थी कि उसके बच्चे भूख से तड़प तड़प करके अपने दम को तोड़ दें। दोस्तों वो जो माँ थी वो कहती है कि बेटा बस कुछ दिन की बात है, हम तुमसे मिलने भी आया करेंगे और जैसे ही हमारी स्थिति ठीक होगी हम तुम सबको अपने साथ ले लेंगे। दोस्तों वो अपने बच्चों को छोड़ करके वापस रोती हुई अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन बार बार वो मुड़ करके अपने बच्चों को निहार रही थी, बार बार उसकी ममता अपने बच्चों को बार बार देख रही थी। लेकिन वो मरती क्या ना करती, अपने बच्चों को छोड़ करके घर आ जाती है और उस दिन वो खूब रोई थी और उसके आंचल, उसकी जो आंख थे वो दोनों लाल हो जाते हैं और आंचल आंखों के आंसू से भीग जाता है। दोस्तों वो माँ बहुत रोती है और रोते हुए अपनी स्थिति को जल्द से जल्द सुधारने का एक कदम उठाती है और कहती है कि आज के बाद मैं घर पर एक भी मिनट नहीं बैठूंगी, किसी भी तरीके से अपनी स्थिति परिस्थिति जरूर सुधार लूंगी, क्योंकि जब तक मेरी स्थिति नहीं सुधरेगी मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे। दोस्तों फिर क्या, वो मेहनत मजदूरी के लिए अपने घर को छोड़ करके निकल पड़ती है लोगों के घर में काम तलाशने के लिए। दोस्तों एक हफ्ते तक वो लगातार घर से निकल करके काम काज की तलाश में निकलती है, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। दोस्तों थक हार करके वो एक कंपनी में जाती है और कहती है कि जो कुछ भी काम होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों हर कोई उसे देख करके काम से निकाल दिया करता था, क्योंकि वो पिछले 1 साल से अपने पति और अपने बच्चों की स्थिति को देख करके बिल्कुल दुबली पतली हो चुकी थी। उसके शरीर में जरा सा भी जान नहीं बचा था और वो हमेशा कभी खाना नहीं खाती थी तो कभी ठीक से सोती नहीं थी, जिस वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। दोस्तों वो थक हार करके अपने घर की तरफ एक दिन लौट रही थी। दोपहर का टाइम था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, उसको चक्कर सी आ रही थी और तभी अचानक एक सामने से आ रही गाड़ी की चपेट में आ जाती है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों हालांकि उसका कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसके सर में काफ़ी चोट आ जाती है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है। दोस्तों उसकी याददाश्त चली जाती है और वो अब भूल चुकी थी कि कभी उसके बच्चे थे और कभी वो अपने बच्चों को किसी अनाथ आलय में भी छोड़ आई है। दोस्तों धीरे धीरे लोग उसको उसके घर पहुंचाते हैं और एक दिन जब 6 महीने के बाद उसको याद आता है कि ये जो तस्वीर है ये किसकी है, तो लोग बताते हैं कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, जब तुम इनके साथ कभी बहुत ही खुश रहा करती थी, तुम्हारा भी परिवार बहुत ही खुशी खुशी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने तुम्हारे पति को इस दुनिया से उठा दिया। तब से तुम्हारी जिंदगी नर्क बन गई और इन बच्चों को तुमने अनाथ आलय में छोड़ दिया। दोस्तों जब उसको याद आता है अपने बच्चों की शकल उसको याद आ जाती है और अपने बच्चों का लाड प्यार उसे याद आ जाता है। दोस्तों वो रोने लगती है, चीखने लगती है, लेकिन उसको ये नहीं याद आ रहा था कि किस अनाथ आलय में उसने अपने बच्चों को छोड़ आई है। दोस्तों वो बहुत प्रयास करती है, बहुत याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पूरी जिंदगी इस बात की मलाल रह जाती है कि उसको याद ही नहीं आता है कि वो किस अनाथ आलय में अपने बच्चों को छोड़ करके आई है। दोस्तों वो बस इसी उम्मीद के साथ उस पूरे शहर में हमेशा टहलती रहती थी कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात हो जाएगी और फिर से मैं उनसे मिल करके अपनी जिंदगी बिताने लगूंगी। लेकिन ऐसा दिन नहीं आता है कि जब उसके बच्चे उससे मिल गए हों। दोस्तों धीरे धीरे इधर अनाथ आलय में उसके चारों बच्चे उसी अनाथ आलय की बागडोर में पलने लगते हैं। दोस्तों उसी अनाथ आलय के माहौल में जीने का वो आदत डाल लेते हैं और उन्हीं बच्चों से और उन्हीं कर्मचारियों से उनको प्यार हो जाता है। दोस्तों अमित जो जानकार था, जिसे पता था कि उसकी माँ उसे अनाथ आलय में छोड़ करके चली गई है और ये बोल करके गई है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं
मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और जो अमित था उसकी उम्र लगभग 18 साल हो जाती है। दोस्तों उसके 3 और जो भाई बहन थे वो भी ना जाने किस अमीर लोगों के हाथ लग जाते हैं। ना जाने कौन व्यक्ति उन्हें गोद ले लेता है। क्योंकि अमित काफी बड़ा था, जानकार था, जिस वजह से ये किसी को नहीं भाता है और कोई भी इसे गोद लेने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन उसके 3 जो भाई बहन थे वो अब इस दुनिया में ना जाने किस घर में चले गए थे, वो तो अमित को भी पता नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे अमित की उम्र जब 18 साल हो जाती है और अनाथ आलय का जो नियम होता है कि 18 साल के बाद जो कोई भी बच्चा अनाथ आलय में पला बड़ा हो उसे अनाथ आलय छोड़ करके जाना ही पड़ता है। दोस्तों अमित भी अपने बैग को अपने कंधे से लटकाता है और अनजान सी दुनिया में निकल पड़ता है अपने भविष्य को संवारने के लिए। दोस्तों वो पहले उन बच्चों से और अपने उस अनाथ आलय के कर्मचारियों के पैर पड़ता है और उन बच्चों से मिलता है और अपनी दुनिया बसाने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों वो एक बड़े से सेठ के यहाँ जाता है और उनके यहाँ एक नौकरी कर लेता है कि मैं आपका सारा काम करूँगा, बस मुझे रहने और खाने का थोड़ा सा जगह चाहिए। दोस्तों वो सेठ जिसके पास कोई बच्चा नहीं था वो बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम जब तक चाहो हमारे पास रह सकते हो। दोस्तों वो वहाँ खाता पीता और अपना काम धंधा करने लगता है। दोस्तों वो सुबह में पेपर बेचने का काम करता है और उससे जो कुछ भी पैसे पाता वो उसमें बहुत ही बचा करके खर्च करता और बाकी का पैसा अपनी पढ़ाई में लगाता। दोस्तों वो धीरे धीरे एक दिन पेपर बेचने का काम कर रहा था और पेपर की हेडलाइन में उसको एक न्यूज मिलती है कि गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख करके बना आईपीएस ऑफिसर। दोस्तों ये बात उसके दिल में बैठ जाती है और ये सोचने लगता है कि जब एक गरीब किसान का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। दोस्तों उसी दिन से उसने एक टारगेट सेट किया, उसने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे भी आईपीएस ऑफिसर बनना है और उसी दिन से उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दिया और पढ़ाई में वो रात रात भर करने लगा। दिन दिन में वो काम करता, रात में अपनी आईपीएस की तैयारी करने लगा। दोस्तों धीरे धीरे वो आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो उसने क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू के लिए वो बिल्कुल तैयारी करने लगा। दोस्तों एक समय ऐसा भी आया जब उस अमित ने अपना आईपीएस का जो इंटरव्यू है उसको भी क्वालिफाई कर देता है। दोस्तों अब उसके रिजल्ट का टाइम था, उसका जो रिजल्ट था वो आने वाला था। दोस्तों वो उसी सेठ के यहाँ बैठा था, उनकी गाड़ी को धो रहा था, उनकी गाड़ी को पोछा लगा रहा था और उन सेठ से कह रहा था कि साहब आज मेरा आईपीएस का रिजल्ट आने वाला है, मैंने अपनी तरह से 100% दिया है, पूरा का पूरा करके आया हूं और मेरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस जो रिजल्ट में सफलता मुझे मिल ही जाएगी। लेकिन ये ऊपर वाले के हाथ में है, अगर मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा तो ज़रूर मैं इस आईपीएस के रिजल्ट को क्वालिफाई कर जाऊंगा। दोस्तों जो सेठ था वो भी कहता है कि बेटा ऊपर वाले तेरी सुन ले, क्योंकि तू अनाथ है, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर तू इस आईपीएस ऑफिसर की जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर जाता है तो तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। दोस्तों ऐसा ही होता है, रिजल्ट आने वाला था और 10 मिनट के भीतर रिजल्ट मोबाइल पर शो होने लगता है और वो सेठ उसके रोल नंबर को डालता है, उसका रिजल्ट चेक करता है और चिल्ला उठता है और चीख पड़ता है और कहता है कि बेटा अमित तेरा सिलेक्शन हो गया है, तू आईपीएस बन गया है, अब तेरी सारी समस्या दूर हो गई है। दोस्तों अमित दौड़ करके उनके पैर पकड़ लेता है, उनके चरण स्पर्श करने लगता है और वो उसे ऊपर उठा करके उसको सलाम करते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तो मैं तुझको सैल्यूट करना चाहूँगा, तू अब एक आईपीएस ऑफिसर बन गया है, तू तो साहब बन गया है। दोस्तों जो अमित था वो उनके कंधे पर अपना सर रखता है और रोने लगता है और कहता है कि साहब आज जो कुछ भी हूँ आपकी ही वजह से हूँ,
आपके बदौलत हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में अपने एक छोटे से जगह नहीं दिए होते रहने के लिए, तो मैं आज इस दुनिया में भटक रहा होऊंगा। दोस्तों फिर क्या, वो अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है, अपनी ट्रेनिंग को पूरा करता है और एक बढ़िया सी सिटी में उसकी ड्यूटी लग जाती है। दोस्तों वो वहीं रह करके आईपीएस की ड्यूटी करने लगता है और एक दिन सुबह सुबह वो जब अपनी सजी सजाई सरकारी कार में बैठ करके अपने थाने पर जा रहा था, तभी अचानक उसकी कार के सामने एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला आ जाती है, जिसको वो खुद उतर करके उसको बगल करने के लिए जाता है। और जैसे ही वो बूढ़ी माँ के हाथ को पकड़ता है और बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा इस रोड को मुझे पार करा दो, क्योंकि मुझे डर लगता है इतनी तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियां कहीं मेरा एक्सीडेंट ना कर दें। दोस्तों फिर क्या, वो अमित उसे अपने हाथों में उसके हाथ को लेता है और धीरे धीरे उस रोड को पार कराने लगता है। दोस्तों वो रोड को पार करा देता है और जैसे ही वो वापस अपनी सरकारी कार में बैठने के लिए मुड़ता है, तभी एक जोरदार कार आ रही उस बूढ़ी महिला को टक्कर दे देती है। दोस्तों जिस चीज का डर था वही हो जाता है। वो जो बूढ़ी महिला थी, उसका एक्सीडेंट बचाने के लिए अमित उसको रोड क्रॉस करवाया था, लेकिन एक अनियंत्रित कार उसका एक्सीडेंट कर ही देती है। दोस्तों बूढ़ी महिला को जब चोट लग जाती है तो अमित उसे तुरंत अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है और उसे अस्पताल लेकर के जाता है। दोस्तों अस्पताल में जाने के बाद उसका डॉक्टर लोग इलाज करते हैं और उसके सर में चोट आई थी वहां पर मरहम पट्टी कर देते हैं। दोस्तों 2 घंटे के बाद उस बूढ़ी महिला को जब होश आता है तो उसकी पुरानी याददाश्त वापस आ चुकी थी। दोस्तों वो चिल्लाने लगती है कि मेरा बेटा था, मेरा परिवार था, आज वो ना जाने कहां किस हाल में होंगे। दोस्तों अमित जब सुनता है तो उसको अपनी कहानी याद आने लगती है और वो बूढ़ी महिला के पास बैठ करके उनकी कहानी सुनने लगता है और कहता है कि माँ कैसा परिवार और कैसा तुम्हारा जो तुम बोल रही हो, मुझको शुरू से अंत तक सुनाओ। दोस्तों वो बूढ़ी महिला अपनी पूरी आप बीती अमित से बताने लगती है। दोस्तों जब अपनी पूरी आप बीती बताती है कि मैं अपने बच्चों को अनाथ आलय छोड़ करके सदा सदा के लिए घर आ गई थी और ये सोच रही थी कि मेरी स्थिति परिस्थिति सही होगी तो मैं उनको वापस अपने पास लाऊंगी, लेकिन समय के हिसाब से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी याददाश्त चली जाती है, जिस वजह से आज मैं अपने बच्चों से जुदा हो गई हूँ। अब तो मेरी उम्र भी ढल चुकी है, मेरे बच्चे ना जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। दोस्तों जब अमित उस बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो उसकी अपनी कहानी और इन बूढ़ी माँ की कहानी बिल्कुल मेल खा जाती है और वो उस बूढ़ी महिला को गले लगा करके जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों वो कहता है कि माँ मैं ही हूँ वो अभागा बेटा जो तुमसे लगभग 15 साल तक दूर रहा और आज लगभग 15 साल के बाद तुमसे मिल पाया हूँ, और मैं ही हूँ वो अमित जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रही हो। दोस्तों वो माँ अपने अमित के चेहरे को घूरने लगती है और अपने बूढ़े हाथों से उसके चेहरे को सहलाते हुए उसको प्यार करने लगती है और कहती है कि बेटा तेरे भाई बहन कहाँ हैं, उनसे भी मुझे मिलना है। दोस्तों अमित अपनी आंखों में आंसू लेकर के उस बूढ़ी माँ से कहने लगता है कि माँ वो ना जाने इस शहर के अंदर किस अमीर घर में पल बढ़ करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, वो ना जाने किस अमीर के गोद में चले गए होंगे, ना जाने किस अमीर ने उन्हें अपने पास रख लिया होगा। दोस्तों वो जो माँ थी वो अपने 3 बच्चों को तो खो देती है, लेकिन अमित को पा करके मानो फिर से वो एक बढ़िया जिंदगी बिताने के लिए और अपनी पुरानी खुशियों को वापस पा जाती है। दोस्तों फिर अमित उसे अपने घर लाता है और एक बढ़िया सा फ्लैट लेता है और खुद और अमित और उसकी माँ रहने लगते हैं और धीरे धीरे अमित की शादी होती है, अमित के बाल बच्चे होते हैं और उनका जो जीवन था फिर से
पूरे हंसी और खुशी के साथ बीतने लगता है। दोस्तों, ये थी कहानी एक बूढ़ी माँ की जो आपको मैंने सुनाया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।